हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 10, जो हमारे इस बुक का लास्ट चैप्टर है, स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंट्स अंटार्कटिका। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 9 तक सारे चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। एंड आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही अपने अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। कुछ अगर आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको 7th क्लास के बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और वैसे हमने यहाँ पर इस सेक्शन में भी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंट्स अंटार्कटिका। और इस चैप्टर के बाद ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स हम इस चैप्टर के देखते हैं। अंटार्कटिका के मेजर माउंटेन्स हैं यहाँ के आपके ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स। हाईएस्ट पॉइंट है विंसन मैसिव 4892 मीटर्स है। थिकनेस ऑफ आइस शीट 2000 मीटर। यहाँ की जो आइस शीट होती है उसकी 2000 मीटर्स थिकनेस है। एवरेज बताया हुआ है। लार्जेस्ट ग्लेशियर है यहाँ का लैम्बर्ट ग्लेशियर। वाइल्ड लाइफ है यहाँ की पेंगुइन्स, वेल्स, सील्स, क्रिल। चीफ रिसोर्सेज हैं वाटर, फिश, क्रिल। पॉपुलेशन नो परमानेंट पॉपुलेशन, कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है। यहाँ की इंडियन कैंप्स की बात करें तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती। ठीक है, ये यहाँ के फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दिए हैं। चैप्टर हम अपना स्टार्ट करते हैं। अंटार्कटिका लाइज ऑलमोस्ट सर्कुलरली अबाउट दी साउथ पोल। साउथ पोल के ऑलमोस्ट जो सर्कुलर में अंटार्कटिका आपका लाई करता है। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अंटार्कटिका आपका पूरे वर्ल्ड का 5th नंबर पर है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ द साइज ऑफ अफ्रीका एंड इज़ लार्जर देन यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका का जितना साइज है उसके हाफ है आपका अबाउट अंटार्कटिका, बट यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है ये। इट इज़ परमानेंटली फ्रोजन, ही परमानेंटली फ्रोजन रहता है, जमा हुआ रहता है, इसीलिए हम इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। इट इज़ द कोल्डेस्ट एंड लोनलीस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। पूरी अर्थ पर सबसे ठंडा और सबसे लोनलीस्ट प्लेस है आपका अंटार्कटिका। इसकी डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन के बारे में पढ़ते हैं। अंटार्कटिका वॉज लार्जली अननोन टू द आउटसाइड वर्ल्ड अंटिल द अर्ली 1800s व्हेन इट्स लैंड वॉज फर्स्ट साइटेड बाई एक्सप्लोरर्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। अंटार्कटिका जो है आपका स्टार्टिंग के 1800s तक बाहर के वर्ल्ड को नहीं पता था इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसके लैंड को सबसे पहले देखा 1800s के बाद। कुछ अलग अलग कंट्रीज से एक्सप्लोरर्स आए थे जो घूमते रहते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। ठीक है, वहाँ पर ट्रैवल करते हैं, वो लोग आए थे और तब इन्होंने इसके बारे में देखा था। फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए क्या हुआ, एक्सप्लोरेशन रिमेन्ड लिमिटेड टू द कोस्टल रीजन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो एक्सप्लोरेशन वो लोग करते थे वो लिमिटेड रहता था, उस कॉन्टिनेंट के कोस्टल रीजन्स तक करते थे। ठीक है, जो एक्सप्लोरेशन करते थे वो उस कॉन्टिनेंट के कोस्टल एरियाज तक ही करते थे। इन दी 20th सेंचुरी में क्या हुआ, देयर वॉज अ रेस अमंग नेशंस टू रीच दी साउथ पोल फर्स्ट। टू 1800s की बात हो गई, लेकिन फिर 20th सेंचुरी जब आई तो साउथ पोल पर पहुंचने के लिए रेस होने लगी। अलग अलग नेशंस में रेस होने लगी कि सबसे पहले साउथ पोल पर कौन जाएगा। इन 1911 में क्या हुआ, द नॉर्वेगियन एक्सप्लोरर थे रोल्ड एमंडसन हु रीच द साउथ पोल, जो साउथ पोल पर पहुंचे। सून आफ्टरवर्ड्स उसके बाद ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे कैप्टन रॉबर्ट स्कॉट हु रीच दिस स्पॉट, जो पॉइंट पर पहुंचे ओनली टू फाइंड द नॉर्वेगियन फ्लैग ऑलरेडी फ्लाइंग देयर। सिर्फ ये देखने के लिए गए थे ये ब्रिटिश एक्सप्लोरर कि जो नॉर्वेगियन फ्लैग है वहाँ पर फ्लाई कर रहा है या नहीं, वहाँ पर है या नहीं, बस वैसे ही नाम कर दिया। ठीक है, तो उस चीज़ को देखने के लिए गए थे ब्रिटिश एक्सप्लोरर। ऑन दिस रिटर्न जर्नी, जब वो वापस आ रहे थे ब्रिटिश एक्सप्लोरर, अ डिसअपॉइंटेड स्कॉट एंड हिज टीम पेरिश्ड इन द स्नो। स्कॉट जो थे वो दुखी थे और उनकी जो टीम थी वो स्नो में दब गई। सम मंथ्स लेटर, कुछ महीनों बाद, अ रेस्क्यू टीम फाउंड देयर बॉडीज। ठीक है, बर्फ में वो लोग दब गए तो कुछ महीने बाद एक रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची और उन्होंने उनकी बॉडीज को खोजा। दे ऑल्सो फाउंड कैप्टन स्कॉट्स डायरीज एंड लेटर्स विच टोल्ड ऑफ अ ब्रेव बट ट्रेजिक स्ट्रगल अगेंस्ट कोल्ड, हंगर एंड सिकनेस। जब उनकी बॉडीज मिली उनके साथ साथ कैप्टन स्कॉट की डायरीज और कुछ लेटर्स मिले थे जिसमें कुछ बहादुरी भरी बातें भी थी और वहाँ पर ट्रेजिक स्ट्रगल भी उन्होंने कैसे किया उस टाइम पर, क्योंकि बर्फ़ है हर जगह, तो कुछ स्ट्रगल उन्होंने बहुत किया था। उसके बारे में बताया था कि कैसे ठंड से स्ट्रगल किया, भूख और बीमारी से कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया था, ये उस डायरीज और लेटर्स पे लिख रहा था। मैनी एक्सप्लोरर्स एंड साइंटिस्ट हैव विजिटेड अंटार्कटिका सिंस एंड कैरीड आउट डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक स्टडीज़। उसके बाद से बहुत सारे एक्सप्लोरर्स और बहुत सारे साइंटिस्ट अंटार्कटिका गए और उन्होंने डिटेल्ड और सिस्टमेटिक स्टडीज़ वहाँ की करी। टुडे एन इंटरनेशनल ट्रीटी इंश्योर्स दैट अंटार्कटिका इज़ यूज्ड ओनली फॉर साइंटिफिक पर्पजेज एंड अंटार्कटिका इज़ ऑफन कॉल्ड द कॉन्टिनेंट फॉर साइंस।
आज की डेट में एक इंटरनेशनल ट्रीटी बनाई गई है, ठीक है, इंटरनेशनल कंपनी ऐसी बनाई गई है जो इंश्योर करती है कि अंटार्कटिका को सिर्फ साइंटिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाएगा, और अंटार्कटिका को इसीलिए कभी कभी कॉन्टिनेंट ऑफ फॉर साइंस भी बोल सकते हैं। टीम्स ऑफ एक्सप्लोरर्स एंड साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस कंट्रीज हैव एस्टैब्लिश्ड बेस कैंप्स एंड ऑब्जर्वेटरीज हियर टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स। एक्सप्लोरर्स और साइंटिस्ट की टीम्स ने, अलग अलग कंट्रीज से एक्सप्लोरर और साइंटिस्ट की टीम बनी और उन्होंने एक बेस कैंप बनाया, ऑब्जर्वेटरीज बनाई यहाँ पर ताकि एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर सकें, ठीक है। इंडिया हैज़ ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड बेस कैंप्स इन अंटार्कटिका, और इंडिया ने बेस कैंप अंटार्कटिका में भी स्टैब्लिश किया है। अब यहाँ पर देखिए आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है साउथ पोल विच इज मार्क्ड बाय अ शॉर्ट पोस्ट विद अ डेकोरेटिव टॉप सीन एट द लेफ्ट ऑफ द पिक्चर। ये आपको दिख रहा है, ठीक है, एक शॉर्ट पोस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, डेकोरेटिव टॉप है इसका यहाँ पर। द पोस्ट इज प्लांटेड इन द आइस, इस पोस्ट को आइस में प्लांट किया गया था। अ साइन बोर्ड नियर इट बियर्स, ये आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है, इससे बोल रहा है, ये शॉर्ट पोस्ट है ना, ये डेकोरेटिव टॉप के साथ, ये टॉप इसका डेकोरेटिव है थोड़ा सा। तो ये इसके बाद में एक साइन बोर्ड है जहाँ पर दोनों एमिंडसन एंड स्कॉट दोनों का ही नाम लिख रहा है, जो नॉर्वेगियन एक्सप्लोरर ब्रिटिश एक्सप्लोरर गए थे दोनों का नाम लिख रहा है। एज दी पोस्ट शिफ्ट्स ड्यू टू द स्लो मूवमेंट ऑफ द आइस, आइस का हल्का फुल्का मूवमेंट होने की वजह से ये जो आपका पोस्ट है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। अ न्यू पोस्ट इज प्लांटेड एट द पोल एवरी ईयर, और उस पोल पर हर बार एक नया पोस्ट प्लांट कर दिया जाता है, ये आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर। अब अंटार्कटिका का डिस्कवरी कैसी हुई, एक्सप्लोरेशन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब इसका लैंड के बारे में पढ़ते हैं। नोटिस दैट द कॉन्टिनेंट इज ऑलमोस्ट सर्कुलर एक्सेप्ट नियर द अंटार्कटिक पेनिनसुला एंड टू मेन बेस, द वेडल सी एंड द रॉस सी। आप ये नोटिस कीजिए, ये जो आपको अंटार्कटिका का मैप दिखाया हुआ है कि कॉन्टिनेंट जो है वो आपका ऑलमोस्ट सर्कुलर है, कहाँ पर छोड़कर, अंटार्कटिक पेनिनसुला को छोड़कर, दो मेन बेस हैं आपके, वेडल सी और रोस सी, उनको छोड़कर, ओके, पूरा सर्कुलर है ये वाला, ठीक है। ये वेडल सी यहाँ पर है और रॉस सी यहाँ पर है, ये रहा ना रॉस आइस शेल्फ, बाकी का तो क्या है, बाकी का सर्कुलर है, यहाँ से आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि यहाँ पर सर्कुलर नहीं है, और अंटार्कटिक पेनिनसुला की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऑलमोस्ट द होल ऑफ द अंटार्कटिका लाइज टू द साउथ ऑफ अंटार्कटिक सर्कल, पूरा जो अंटार्कटिका है वो आपके अंटार्कटिक सर्कल के साउथ में लाई करता है। द ओनली एरिया विच लाइज टू द नॉर्थ ऑफ दिस सर्कल इज द अंटार्कटिक पेनिनसुला, और ये ओनली एरिया है जो आपके इस सर्कल के नॉर्थ में लाई करता है, उसे हम बोलते हैं अंटार्कटिक पेनिनसुला, विच इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, ये आपकी नैरो स्ट्रिप है लैंड की, विच कम्स क्लोज टू केप हॉर्न ऑफ साउथ अमेरिका, जो आपके केप हॉर्न है साउथ अमेरिका का, वहाँ पर लाई करता है, उसके पास है ये आपका अंटार्कटिक पेनिनसुला, ओके। इट आगे बोल रहा है अंटार्कटिका इज सराउंडेड बाय द साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियंस, अंटार्कटिका के चारों तरफ इंडिया, पैसिफिक और अंटार्कटिक ओशियन जो है उनके साउथर्न पार्ट लाई करते हैं यहाँ पर। दीज फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड द अंटार्कटिक ओशियन और द साउदर्न ओशियन, और इन्हीं की वजह से अंटार्कटिक ओशियन बनता है या साउदर्न ओशियन बनता है। ऑलमोस्ट दी होल ऑफ अंटार्कटिका इज कवर्ड विद अ वेरी थिक आइस शीट, ऑलमोस्ट पूरा अंटार्कटिका जो है वो आपका मोटी सी आइस शीट से कवर्ड रहता है। दी एवरेज थिकनेस ऑफ आइस इज अबाउट 2000 मीटर्स, और ये जो आइस की थिकनेस होती है वो अबाउट 2000 मीटर्स होती है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट द आइस ऑन अंटार्कटिका कंटेन्स अबाउट 70% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, ये एस्टिमेशन निकाला गया है कि जो आइस अंटार्कटिका पर उसमें 70% वर्ल्ड के टोटल जो सप्लाई है फ्रेश वाटर का, उसका 70% जो वाटर है वो आपका अंटार्कटिका में है। अलॉन्ग द कोस्ट, कोस्ट की बात करें, द आइस शीट्स स्प्रेड्स आउट ओवर द सी एज फ्लोटिंग आइस शेल्स, पूरे कोस्ट की बात करें तो आइस शीट जो है वो आपके आइस शेल्स के रूप में वहाँ पर फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। लार्ज ब्लॉक्स ऑफ आइस गेट सेपरेटेड फ्रॉम द आइस शेल्स एंड फ्लोट इन द सराउंडिंग वाटर, और आइस के बड़े बड़े ब्लॉक्स जो हैं वो आइस शेल्स से अलग हो जाते हैं और सब आसपास के पानी में वो क्या करने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। जो फ्लोट करने लगते हैं उन्हें हम बोलते हैं आइसबर्ग्स। मैनी ग्लेशियर्स मूव ओवर द कॉन्टिनेंट, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो कॉन्टिनेंट पर मूव करते हैं। द लैम्बर्ट ग्लेशियर, और जो इन सारी ग्लेशियर्स हैं उनमें से लैम्बर्ट ग्लेशियर है जो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। माउंटेन्स एंड रग्ड सर्फेसेस कैरेक्टराइज द टेरेन ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो टेरेन है, जो लैंड है वो वहाँ पर माउंटेन्स है और रग्ड सर्फेस है, ऊबड़ खाबड़ सा है थोड़ा सा। द शोर्स आर वेरी स्टीप, शोर्स में ढलान है बहुत ज़्यादा। देयर आर सम बेयर वैलीज कॉल्ड ड्राई वैलीज, कुछ बेयर वैलीज हैं जिन्हें हम ड्राई वैलीज बोलते हैं बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम आइस, ठीक है। कुछ वैलीज ऐसी हैं वहाँ पर आइस नहीं है तो इसलिए हम उन्हें ड्राई वैलीज बोलते हैं। क्वीन मॉड लैंड, अ प्लेट्यू विद माउंटेन्स अलॉन्ग द कोस्टल एरिया इज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, एक लैंड है क्वीन मॉड लैंड, ये एक प्लेट्यू है जिसमें माउंटेन्स है कोस्टल एरिया के साइड में और ये है आपका कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड में।
ठीक है, ये कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड में दिखाया हुआ है क्वीन मॉड लैंड। इसके आगे बोल रहा है द ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स डिवाइड द कॉन्टिनेंट इनटू 2 पार्ट्स। जो ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन हैं वो पूरे कॉन्टिनेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। द स्मॉलर एंड नैरो वेस्टर्न पार्ट इज नोन एज लेसर अंटार्कटिका और वेस्ट अंटार्कटिका। जो स्मॉलर और नैरो वेस्टर्न पार्ट है उसे हम लेसर अंटार्कटिका या फिर वेस्ट अंटार्कटिका बोलते हैं। एंड द लार्जर ईस्टर्न पार्ट, और जो लार्जर ईस्टर्न पार्ट है उसे हम ग्रेटर अंटार्कटिका या ईस्ट अंटार्कटिका बोलते हैं। विंसन मासिव 4892 मीटर इज द हाईएस्ट पॉइंट इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का हाईएस्ट पॉइंट है विंसन मासिव। माउंट इरेबस ऑन रॉस लैंड इन द रॉस सी इज एन एक्टिव वॉल्केनो। और रॉस सी में रॉस आइलैंड है, वहाँ पर है माउंट इरिबस जो आपका 3794 मीटर हाई है, वो आपका एक एक्टिव वॉल्केनो है। और ये देखिए ये आइसबर्ग दिखाया हुआ है। सी अराउंड अंटार्कटिका हैज़ मैनी आइसबर्ग फ्लोटिंग इन इट। अंटार्कटिका के आसपास जितने भी सीज हैं ना, समुद्र हैं, उसके आसपास ऐसा आइसबर्ग्स देखने को मिल जाते हैं। अब आपको क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इस अंटार्कटिका के बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ का क्लाइमेट देखते हैं। अंटार्कटिका में क्या होता है, द सन्स रेज आर ऑलवेज एक्सट्रीमली स्लैंटिंग। सन की जो रेज है ऑलमोस्ट स्लैंटिंग रहती हैं, टेढ़ी रहती हैं। इवन इन समर में भी, दैट इज बिटवीन नवंबर एंड फरवरी। नवंबर एंड फरवरी की बात करें, व्हेन द कॉन्टिनेंट रिसीव्स द मैक्सिमम सनलाइट। इस टाइम पर कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा सनलाइट रिसीव होता है। द एवरेज टेम्परेचर जो रहता है वहाँ आपका फिर भी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, एक्सेप्ट अलॉन्ग द कोस्ट के अलावा। इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट के लार्ज पार्ट्स में द सन नेवर सेट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम में सन कभी भी सेट नहीं होता है। ड्यूरिंग विंटर में यानी कि मई एंड अगस्त में दोज एरियाज रिमेन इन डार्कनेस। वो एरिया आपका डार्कनेस में रहता है, समझ रहे हो, मई एंड अगस्त में। द टेम्परेचर कैन ड्रॉप बिलो -60 डिग्री सेल्सियस। वहाँ का टेम्परेचर -60 से भी नीचे जा सकता है। लोएस्ट टेम्परेचर जो है अर्थ का, जो अंटार्कटिका में रिकॉर्ड किया गया था, वो -89.2 डिग्री सेल्सियस था। ब्लिजार्ड्स, जिन्हें हम स्नो स्टॉर्म्स बोलते हैं, वो यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। स्नो के जो तूफान आते हैं उन्हें बोलते हैं ब्लिजार्ड्स। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करती रहती हैं। ओनली द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट अराउंड द साउथ पोल इज रिलेटिवली काम। सिर्फ साउथ पोल के पास जो सेंट्रल पार्ट है पूरे कॉन्टिनेंट का, वो शांत रहता है, यानी कि यहाँ पर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। देयर इज़ वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, छोटी मोटी प्रेसिपिटेशन होता रहता है, इसलिए अंटार्कटिका आपका कोल्ड डेजर्ट है। समटाइम्स, कभी कभी, वेवी बैंड्स और पैचेस ऑफ कलर्ड लाइट अपीयर इन दी स्काई। कभी कभी अंटार्कटिका में क्या होता है, स्काई में वेवी बैंड्स देखने को मिलते हैं या कलर्ड लाइट के पैचेस देखने को मिल जाते हैं। दीज आर, ये क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑरोराज। तो ये जो पैचेस देखने को मिलते हैं ना, हम ऑरोराज बोलते हैं, ठीक है। देखो ये रहा ना आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, कलर्ड पैचेस से दिखाया हुआ है। ऑरोरा ऑस्ट्रालिस अराउंड अंटार्कटिका, ठीक है, स्पेस से देखा गया है। ऑरोराज अपीयर व्हेन चार्ज पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम द सन हिट पार्टिकल्स इन द अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर। ऑरोराज कब बनते हैं, ये जब बनते हैं जब सन की रेस से जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर को हिट करते हैं, तब ऑरोराज बनते हैं। ऑरोराज इन दी साउथर्न हेमिस्फीयर आर कॉल्ड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और साउथर्न लाइट्स। दे आर कॉल्ड ऑरोरा बोरेलिस और नॉर्थर्न लाइट्स इन दी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जो ऑरोराज आपके साउथर्न हेमिस्फीयर में होते हैं उन्हें हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या फिर साउथर्न लाइट्स बोल सकते हैं, और ऑरोरा बोरेलिस या फिर नॉर्थर्न लाइट्स बोलते हैं जब वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में बनते हैं ऑरोराज, ओके। ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, यानी कि सितंबर से नवंबर के बीच में, लेवल ऑफ ओजोन इन दी ओजोनोस्फीयर अबव अंटार्कटिका फॉल्स सिग्निफिकेंटली फॉर्मिंग व्हाट इज कॉल्ड एन ओजोन होल। तो स्प्रिंग के सीजन में क्या होता है, यहाँ पर जो ओजोनोस्फीयर वाली लेयर होती है अंटार्कटिका के ऊपर, उसमें ओजोन का लेवल आपका डाउन होता चला जाता है, जिससे ओजोन होल बनता है। ओजोन होल आपका इंक्रीज होने लग जाता है। लेवल ऑफ ओजोन राइजेज अगेन इन समर, और समर में ओजोन का लेवल फिर से राइज होने लग जाता है, यानी कि स्प्रिंग में तो डाउन हो जाता है और समर में राइज करने लग जाता है। तो ये जो लेवल है ओजोन का वो समर में वापस बढ़ने लग जाता है। ओजोन होल इज फॉर्म ड्यू टू नेचुरल कॉजेज बट इट्स साइज इज फाउंड टू बी इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। ओजोन होल जो है वो नेचुरल कॉजेज की वजह से बनता है, ठीक है, लेकिन इसका साइज जो है, ये पाया गया है कि इसका ओजोन होल का साइज बढ़ता जा रहा है। मैनी साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस इज ड्यू टू द राइज इन द लेवल्स ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स लाइक CFCs एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये खोज की है कि ये जो इंक्रीज हो रहा है लेवल, ओजोन होल बढ़ता जा रहा है, वो कुछ कंपाउंड्स हैं, उनके लेवल बढ़ने की वजह से ये ओजोन होल का लेवल बढ़ता जा रहा है, होल बढ़ता जा रहा है, जैसे CFCs,
ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये सब बढ़ता जा रहा है। एज यू हैव लर्न अर्लियर, जैसा आपने पहले लर्न किया है, दिस इज़ अ कॉज फॉर वरी बिकॉज विद लेसर ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज लेटिंग इन मोर ऑफ द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। क्योंकि अब ये बात ना, जो ओजोन होल इंक्रीज हो रहा है, ये एक चिंता की बात है, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर में ओजोन कम होगा तो जो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो और ज़्यादा अर्थ पर आएंगे और लोगों को नुकसान पहुंचेगा और पूरे अर्थ को नुकसान पहुंचेगा। ये तो यहाँ के क्लाइमेट की बात होगी। अब इसके यहाँ के वेजिटेशन की बात कर लेते हैं। द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस एंड द स्नो कवर डू नॉट फेवर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। जब यहाँ का कोल्ड कंडीशंस है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस और स्नो कवर जो है, उसकी वजह से यहाँ पर कोई प्लांट्स नहीं रहते हैं। मॉसेस, फंजाई, लाइकन्स एंड कुछ ग्रासेस हैं जो यहाँ पर ग्रो करती हैं जब टेम्परेचर हाई होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, एंड दैट टू ओनली इन सम एरियाज, और वो भी कुछ टाइम के लिए, कुछ एरियाज में ही होता है ये वेजिटेशन का। तो ये हमने यहाँ के वेजिटेशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। द सी सराउंडिंग अंटार्कटिका इज टीमिंग विद लाइफ थ्रू दो द लैंड इज एन आइसी डेजर्ट वेयर फ्यू एनिमल्स कैन लिव। अब ये जो सी है अंटार्कटिका के साइड में, वहाँ पर लाइफ कम है क्योंकि लैंड एक आइसी डेजर्ट है जहाँ पर कुछ ही एनिमल्स रह सकते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फिश एंड स्वार्म्स ऑफ श्रिम्प लाइक शेलफिश कॉल्ड क्रिल। यहाँ पर बहुत सारी तरह की फिशेस और कुछ स्वार्म्स देखने को मिलते हैं जो श्रिम्प के जैसे दिखते हैं, और उनकी शेलफिश होती है जिन्हें हम क्रिल बोलते हैं। समर में बहुत सारी वेराइटीज़ जो हैं बर्ड की, वो यहाँ इन्हें खाने के लिए यहाँ पर आ जाती हैं, बट दे लीव इन विंटर, लेकिन विंटर में वो बर्ड्स यहाँ से चली जाती हैं। ओनली मेल एम्परर पेंगुइन्स रिमेन टू गार्ड देयर एग्स। सिर्फ यहाँ पर मेल एम्परर पेंगुइन्स रहते हैं ताकि वो अपने एग्स को गार्ड कर सकें। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सील्स एंड वेल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सील्स एंड वेल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। दीज मैमल्स टू माइग्रेट टू वार्मर वाटर्स इन विंटर। ये मैमल्स भी जो है विंटर में माइग्रेट कर जाते हैं, यानी कि कहीं और चले जाते हैं वार्मर वाटर्स के लिए। ओके, द नंबर ऑफ सील्स एंड वेल्स हैज़ बीन रिड्यूस ग्रेटली बिकॉज ऑफ हंटिंग। और सील्स और वेल्स का जो नंबर है वो रिड्यूस हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग हंटिंग करके उनका शिकार करते हैं। बट नाउ दीज मैग्निफिशेंट क्रिएचर्स आर प्रोटेक्टेड बाय इंटरनेशनल लॉज। बट ये वाले जो इतने बड़े बड़े हमारे क्रिएचर्स हैं अर्थ के, उन्हें इंटरनेशनल लॉज के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। द पेंगुइन्स ऑफ अंटार्कटिका आर फैसिनेटिंग क्रिएचर्स। जो अंटार्कटिका के पेंगुइन्स हैं वो फैसिनेटिंग क्रिएचर्स हैं। ये फ्लाइटलेस बर्ड जो है वो क्लम्सीली लैंड पर चलते हैं बट कैन यूज देयर विंग्स टू स्विम। बट अपने विंग्स को यूज करके उड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं। यहाँ पर ये एम्परर पेंगुइन्स फर्स्ट में, जो लार्जेस्ट पेंगुइन्स होते हैं। अंटार्कटिक फर सील है ये, एंड ब्राउन सूका है ये बर्ड है जो प्रे के लिए अंटार्कटिका में आती है। तो ये हमने वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ लिया है। अब यहाँ पर आपको ये देखिए, आयरन ऑक्साइड कलर्स द वाटर ऑफ ब्लड फॉल्स। अ वाटरफॉल विद आयरन रिच सॉल्ट वाटर गशिंग आउट ऑफ द स्नाउट ऑफ द टेलर ग्लेशियर। टेलर ग्लेशियर है ये आपका यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ पर जो आयरन ऑक्साइड है वो वाटर को ब्लड में कन्वर्ट कर देता है। वाटर ऑफ ब्लड, वाटर का कलर ब्लड में कन्वर्ट कर देता है। ये एक वाटरफॉल है जिसमें आयरन रिच सॉल्ट वाटर है जो आपके उसके एंड पॉइंट से बाहर निकलता रहता है टेलर ग्लेशियर के। अब इसकी कुछ रिसोर्सेज और यूटिलाइजेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। द एक्सप्लोरेशंस कैरीड आउट बाय टीम्स ऑफ एक्सपर्ट्स सेंट बाय डिफरेंट कंट्रीज इंडिकेट दैट मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर आर बरीड डीप अंडर द आइस। यहाँ पर जितने भी टीम्स ऑफ एक्सपर्ट्स ने जितने भी एक्सप्लोरेशन किया, सर्च किया, रिसर्चेस करी हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा, तो ये बताया गया है कि मिनरल्स जैसे कोल और आयरन ओर जो है वो आइस के अंदर गहरे दबे हुए हैं। साइंटिस्ट प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गोल्ड, पेट्रोलियम एंड वेरियस अदर मिनरल्स ऑल्सो। साइंटिस्ट ने ये भी प्रिडिक्ट किया है कि यहाँ पर गोल्ड, पेट्रोलियम और बहुत सारे अदर मिनरल्स भी हैं। हाउ एवर ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ कटिंग थ्रू द थिक लेयर्स ऑफ आइस, कॉमर्शियल माइनिंग हैज़ नेवर बीन डन। यहाँ पर कॉमर्शियल माइनिंग कभी नहीं करी गई क्योंकि यहाँ पर कटिंग का बहुत हाई कॉस्ट पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थिक लेयर्स है ना, इसकी तो कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी। प्रेजेंटली माइनिंग एंड कॉम्पीटिंग फॉर रिसोर्सेज आर बैंड बाय द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू यहाँ पर माइनिंग और कॉम्पीटिंग रिसोर्सेज के लिए माइनिंग और कॉम्पीट करना यहाँ पर बैन कर दिया गया है। ठीक है। द सी अराउंड अंटार्कटिका हैज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ क्रिल। और अंटार्कटिका के आसपास जितना भी सी है वहाँ पर बहुत सारे क्रिल पाए जाते हैं। दे आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, बट आर रिच इन प्रोटीन। लेकिन ये प्रोटीन में बहुत रिच होते हैं, यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। वेल्स, सील्स, पेंगुइन्स एंड फिश फीड ऑन देम। और वेल्स, सील्स, पेंगुइन्स और फिश जो है इन्हें खाती हैं। देयर प्रोटीन रिच मीट इज बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिल मीट पेस्ट। और इनका जो प्रोटीन रिच मीट है इन क्रिल का, उनका यूज़ किया जाता है क्रिल मीट पेस्ट बनाने के लिए। द अंटार्कटिक कोड इज ऑल्सो फिश्ड इन अंटार्कटिक वाटर्स। अंटार्कटिक वाटर्स में अंटार्कटिक कोड को भी फिशिंग करी जाती है। उसकी फिशिंग इन दीज वाटर्स इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इन वाटर में जो
फिशिंग की जाती है, वो एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मानी जाती है। तो यहाँ पर ये सोशल यूटिलाइजेशन भी लिमिटेड है। ह्यूमंस इन अंटार्कटिका, अभी अंटार्कटिका में ह्यूमंस की बात करते हैं। अंटार्कटिका हैज़ नो परमानेंट ह्यूमन इनहेबिटेंट्स एंड देयर आर नो कंट्रीज ऑन दिस कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट पे ना तो कोई भी कंट्री है और ना ही यहाँ पर कोई परमानेंट ह्यूमंस रहते हैं। हाउएवर इंडिया एंड मैनी अदर कंट्रीज लाइक यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूके, लेकिन बहुत सारे इंडिया और दूसरी कंट्रीज जैसे यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना एंड साउथ अफ्रीका हैव सेट अप परमानेंट बेस कैंप्स इन अंटार्कटिका। लेकिन इन कंट्रीज ने अपने परमानेंट बेस कैंप्स अंटार्कटिका में सेटअप कर दिए हैं। द पीपल एट दीज बेस कैंप्स आर दी ओनली टेम्परेरी इनहेबिटेंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। और इन बेस कैंप में जो भी लोग रहते हैं वो टेम्परेरी इनहेबिटेंट्स हैं यहाँ पर, यानी कि टेम्परेरी टाइम के लिए रहते हैं। दीज पीपल आर मोस्टली साइंटिस्ट एंड टेक्निकली स्किल्ड पर्सनली। और ये जो लोग होते हैं मोस्टली साइंटिस्ट ही होते हैं और टेक्निकली जो लोगों को टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन होती है वही लोग यहाँ पर रहते हैं। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि एक्सप्लोरेशन जो हुआ था अंटार्कटिका का मे हेल्प अस लर्न मोर अबाउट द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। अंटार्कटिका का एक्सप्लोरेशन करने की वजह से हम अर्थ के बारे में भी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है और एटमॉस्फेयर के बारे में भी हम जान सकते हैं। दे ऑल्सो बिलीव दैट, उन साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि वेदर इन दिस कॉन्टिनेंट में इन्फ्लुएंस द वेदर ओवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उनका ये भी मानना है कि इस कॉन्टिनेंट में जो वेदर का अगर कुछ वेदर में चेंजेस होंगे तो पूरे वर्ल्ड के वेदर में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट उसका पड़ेगा। द कैंप्स इन अंटार्कटिका हैव बीन इरेक्टेड स्पेशली टू विदस्टैंड द हार्श क्लाइमेट इंक्लूडिंग द स्ट्रॉन्ग विंड्स। अंटार्कटिका में जो कैंप्स लगाए गए हैं वो हैव बीन इरेक्टेड स्पेशली, उन्हें स्पेशली इरेक्ट किया गया टू विदस्टैंड द हार्श क्लाइमेट, ताकि वो हार्श क्लाइमेट में भी खड़े रह सकें जैसे स्ट्रॉन्ग विंड्स। ठीक है, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। दे आर प्रोवाइडेड विद फ्रोजन कैंड फूड, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, स्पेशल व्हीकल्स, स्टोव्स एटसेट्रा। और इन कैंप्स में फ्रोजन कैंड फूड्स दिए जाते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर दिया जाता है, स्पेशल व्हीकल्स, स्टोव्स वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, टूरिस्ट आर अलाउड टू विजिट अंटार्कटिका दो दे कैन स्टे ओनली फॉर अ फ्यू डेज। टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं लेकिन वो कुछ ही दिनों के लिए यहाँ पर रह सकते हैं। क्वाइट अ लार्ज नंबर ऑफ देम विजिट द कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द समर एवरी ईयर। बट इस कॉन्टिनेंट में गर्मियों में ही ज़्यादा लोग आते हैं हर साल। ठीक है, इंडियंस इन अंटार्कटिका, अब इंडियंस की बात करें। फर्स्ट इंडियन एक्सपीडिशन टू द अंटार्कटिका वॉज लॉन्च फ्रॉम गोवा इन 1981। गोवा से 1981 में कुछ एक एक्सपीडिशन गया था, सबसे पहला इंडियन जो गया था। इसके बाद देयर हैव बीन मोर देन 30 इंडियन एक्सपीडिशंस टू द कॉन्टिनेंट। और उस 1981 में पहला गया था गोवा से, उसके बाद 30 से भी ज़्यादा इंडियन एक्सपीडिशंस इस कॉन्टिनेंट में जा चुके हैं। दक्षिण गंगोत्री सेटअप हुआ था 1982 एंड 1985 के बीच में। ये यहाँ का फर्स्ट इंडियन कैंप था अंटार्कटिका में जो सेटअप हुआ था, दक्षिण गंगोत्री। इट वॉज अबेंडेंड अराउंड 1990 में इसे बंद कर दिया गया था एंड कन्वर्टेड इनटू अ सप्लाई बेस, और इसे सप्लाई बेस के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। बाय देन उसके बाद एक नया परमानेंट कैंप लगा यहाँ पर, मैत्री। ठीक है, मैत्री इज एन ऑल वेदर कैंप लोकेटेड इन अ रॉकी माउंटेनियस रीजन कॉल्ड दी किरमैकर ओसिस। ठीक है, मैत्री जो है वो ऑल वेदर कैंप था, जिसे ऑल वेदर कैंप यानी हर मौसम में वो कैंप रहता था, जो आपका रॉकी और माउंटेनियस एरिया में लोकेटेड था ये मैत्री कैंप। और उस कैंप को और माउंटेनियस उस रीजन को बोलते हैं किरमैकर ओसिस। साइंटिस्ट कैन लिव हियर थ्रू आउट द ईयर। साइंटिस्ट जो है पूरे साल यहाँ पर रह सकते हैं और एक्सपेरिमेंट्स अपने कंडक्ट कर सकते हैं पोलर रिसर्च के वेरियस डिपार्टमेंट्स में। मैत्री हैज़ फैसिलिटीज़ लाइक गुड लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम। मैत्री में बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे एक अच्छी लाइब्रेरी भी है, अच्छी लैब भी है और मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम भी है, ताकि कम्युनिकेशन होता रहे। मैत्री इज़ नाउ मेंटेन्ड बाय, मैत्री का जो मेंटेनेंस है वो नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिका एंड ओशन रिसर्च करती है। ठीक है, दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट्स सेटअप इन 1998 में इसका सेटअप हुआ था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन डेवलपमेंट। ऑल्सो प्रेजेंटली कंडक्ट्स इंडियाज अंटार्कटिक एक्सपेडिशंस। और यही डिपार्टमेंट जो है वो आज भी इंडिया के जितने भी अंटार्कटिक एक्सपेडिशंस होते हैं उन्हें कंडक्ट करता है। इंडिया हैज सेटअप अ न्यू रिसर्च स्टेशन कॉल्ड भारती। इंडिया ने एक नया रिसर्च स्टेशन भी यहाँ पर सेटअप किया है, भारती, जो आपका 2013 से यहाँ पर काम कर रहा है। दिस हैज़ पुट इंडिया ऑन इन एन एलाइड ग्रुप ऑफ कंट्रीज विद मल्टीपल रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। और भारती के सेटअप होने के बाद इंडिया को एक ऐसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज में पुट कर दिया गया है जहां पर मल्टीपल रिसर्च स्टेशन है, जिसके अंटार्कटिका में। इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो अंटार्कटिका ऑफर्स वेरी लिटिल टू द वर्ल्ड एट प्रेजेंट। अंटार्कटिका जो है वर्ल्ड को बहुत कम ही दे पाता है क्योंकि आइसी एरिया है, आप खुद समझ सकते हो। हाउएवर इट डज ऑफर अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर साइंटिस्ट टू डिस्कवर मैनी अननोन फैक्ट्स अबाउट द अर्थ दैट कुड बेनिफिट मैनकाइंड इन द ईयर्स टू कम। लेकिन रिसोर्सेज तो अंटार्कटिका पूरे वर्ल्ड को नहीं दे पाता है कुछ, लेकिन इसकी वजह से एक यूनिक अपॉर्चुनिटी साइंटिस्ट को मिलती है, गोल्डन चांस मिलता है, ताकि वो अर्थ के जो बहुत सारे अननोन फैक्ट्स हैं उनके बारे में सर्च करें, जिससे आने वाले सालों में इन मैनकाइंड को कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ओके,
देखिए ये आपको एरियल व्यू दिखाया हुआ है मैत्री का, और ये साइंटिस्ट दिखाए हुए हैं जो मैत्री में रहे। ओके, सो गाइज ये चैप्टर तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम कर लेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। कुछ भी डाउट है या कुछ नया टॉपिक, कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।